देखो इस वाले पेपर में हम आज जो क्लास रखे हैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ रखे हैं पैराग्राफ के लिए, ठीक है। ओके, पैराग्राफ देखा जाएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें परिच्छेद की बात करेंगे, करीब 30 परिच्छेद आपके रहेंगे, करीब 30 ही रहते हैं, लगभग 27, 28, 25, 30 ऐसे ही करके परिच्छेद होते हैं। की बात हम नहीं करेंगे, मैथ रीजनिंग की बात इसलिए नहीं करेंगे अभी। आप तो एक पहला परिच्छेद है, अच्छे से दिख रहा कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है सर। इस अनुच्छेद को अगर पढ़ा जाए, हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। सिंपल सा है, एक यूपीएससी का एक और टर्म है भाई, एक पैराग्राफ पे सिर्फ एक प्रश्न। कोई अपवाद टाइप का हो कि एक पैराग्राफ पे 2 प्रश्न मिल जाए आपको, आपकी किस्मत अच्छी रहे, नहीं तो एक पैराग्राफ पे सिर्फ एक ही प्रश्न आपको दिया जाता है, ठीक है। परिच्छेद पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, पहले आप प्रश्न को देख लो क्या प्रश्न कह रहा। कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामूहिक बंटवारा, चलो प्रश्न है कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामूहिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्ति युक्त व्यावहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा नहीं है, पैराग्राफ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हम एक काम करेंगे, प्रश्न के अनुसार हम ये चारों ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। क्या है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? जल के बंटवारे का राष्ट्रीय, व्यावहारिक और विधिक तथा नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा है जल के अधिक वाले क्षेत्र, जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए, जो लंबा प्रोसेस है, ठीक है, तत्कालिक कार्रवाई कुछ नहीं है इसकी। चौथा है जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। अगर इनकी मांग को कम कर दिया जाएगा तो विकास का क्या होगा? ये जो आपका ऑप्शन है चौथा वाला, ये अपने आप कट जाएगा। तीसरे वाले की बात करेंगे, जल भरों का निर्माण, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, सॉरी, सी वाला ऑप्शन आपका, सी वाला जो ऑप्शन है वो अधिक वाले क्षेत्र, जल की कमी वाले क्षेत्र के बीच नहरें बनानी चाहिए, तो नहर भी बनाने का लंबा चौड़ा प्रोसेस चलेगा, तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब बचे हुए 2 ऑप्शन हैं हमारे पास, इन दोनों ऑप्शन के लिए हम थोड़ा सा अपने पैराग्राफ पे फोकस करते हैं। क्या कह रहा हमारा पैराग्राफ? हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्य के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते ही रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्र में से 14 तो पहले से जल की तंगी में है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्र में रहती है, जिसका 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहता है जहां जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांग, कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता, तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण, औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी सिर्फ इसी बात में है कि द्रोणी द्रोणी मतलब बेसिन पर आधारित रीति से संगठित क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। सही उत्तर हो सकता है वो क्या हो सकता है? देखो, देश के सभी नदी तंत्र को जोड़ा जाना चाहिए, विशाल जलभरों का निर्माण। अरे गड्ढा खोदेंगे जब हम, तो कहीं ना कहीं अच्छी भूमि ही पर ही गड्ढा खोदा जाएगा, कहीं ना कहीं जंगल बर्बाद हो सकते हैं, है ना। आजकल देखिए कितने सारे बांध बनाए गए हैं जिनकी वजह से बड़े जंगल बर्बाद हो गए हमारे, बड़ी से बड़ी जनसंख्या का विस्थापन भी किया गया है, ठीक है। तो उन वो काम भी हमको करना नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? ये राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक एक ढांचा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं, लगभग 1/4 भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं। इसमें सारी की सारी, इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बीमारी के बारे में बता रहा है। मतलब ये पैराग्राफ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जितना जितना लोग दिख रहा है सब कहीं ना कहीं बीमार रह रहा है। इस पैराग्राफ में यही अभी आप पढ़ेंगे, अनीमिया यहाँ बताया गया, फिर यहाँ पे बताया गया ये यक्षमा बता दिया गया, फिर देखो और क्या बता रहा है इसमें, क्षमता की हानि भी बता रहा है, कुपोषण भी बताया गया। यहीं पे देखो कितना सारा, एक पैराग्राफ में 3-3 4-4 बार कुछ तो कुछ बता ही दिया गया, ठीक है। अब देखो इसका पैराग्राफ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन भाई। इस परिच्छेद के निहितार्थ को कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने रखे गए हैं।
चार ऑप्शन पढ़ो। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैराग्राफ जब पढ़ेंगे ना, अभी पैराग्राफ फिर देखेंगे तब बात करेंगे इस पे। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। जबकि हमने पहले पहली लाइन पढ़ी है, उसमें हमने अनीमिया ग्रस्त पढ़ लिया है। भैया जब बीमार आदमी है कितना कुशल हो सकता है? बात सही है ना? तो बीमार आदमी कुशल नहीं होता है, बीमार आदमी सिर्फ बीमार होता है ना? तो क्या कह रहा है, कौशल विकास कार्यक्रम वाला मामला, बीमार आदमी कुशल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको पहले स्वस्थ होना पड़ेगा। बात क्लियर है? दूसरा अपने आप खत्म है। तीसरा क्या कह रहा है, आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और कुपोषण सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केवल कौशल युक्त कामगारों की बात हो रही है भैया। पहले से जो बीटेक एमटेक आईटीआई आईआईटी ये सब जो कोई किया है, सिर्फ उसी के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दिया जाए, ये बात सही होगी क्या? बाकी जो नहीं। करीब 80% जनसंख्या भारत में, वो क्या है? वो सिर्फ ऐसे मुंह ताकने के लिए बैठा है हमारे। अच्छा तुम लोगों से बचेगा तो हमारे मुंह में रोटी डालना, ऐसा कोई बैठा हुआ है क्या यहाँ पे? सर ऑप्शन सी वाला स्टेटमेंट, सही है, राइट है। सी वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है, क्योंकि कौशल युक्त, सिर्फ कौशल युक्त कामगारों की बात हो रही है। बोझा उठाने में कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। वो एक को अक्षर नहीं पढ़ा होगा तब वो बोझा उठा सकता आराम से, और जो बीटेक एमटेक किया होगा ना वो भी बोझा नहीं उठा सकता। दोनों में अंतर है। तो ये वाला ऑप्शन अपने आप खत्म। पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट अभी बचे हुए हैं हमारे पास। अब हम अपने पैराग्राफ पे चल देते हैं। पैराग्राफ में क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अनीमिया से ग्रस्त अध्ययन में बताया गया कि इसके परिणाम स्वरूप वो जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे कहीं 5 से 15% तक कम उत्पादनशील हैं अनीमिया के मामले में सिर्फ अभी। भारत में दुनिया का सबसे अधिक यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज अगर हम बच्चे के पोषण पे ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इसकी क्या गारंटी है भाई? हैं, दिन ब दिन बीमारे रहेगा, सही से खाना, दूध, पानी, घी, नाश्ता ये सब नहीं मिलेगा, देश भर का बवाल। तो अच्छा बीटेक कर लेगा वो, अरे कहीं प्राइवेट से करवाना पड़ेगा जबरदस्ती में। डॉक्टर बन जाएगा सही वाला, अधिकारी नहीं बन सकता। बच्चे का दिमाग पहले से ही कुंद हुआ पड़ा है भाई, बात समझे? फिर बाद में चाहे जितना शंख पुष्पी पिलाते रहो, है ना? तो वही बोल रहे हैं, वह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। भारत के जनांकीय दृष्टिकोण से एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट था, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्र में अवश्य सुदृढ़ करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ये वाली बात पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोली गई। कहीं बोली गई है? नहीं बोली गई, तो बात खत्म है। ए बी सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हुए, तो एक स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। तो कौन सा सही हो सकता है? डी। क्यों सही होगा? देखो, शुरुआत में बीमारी की बात बताया उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि भैया अभी की जो कमजोरी है ये भविष्य की भी कमजोरी बन सकती है, तो बेहतर है हमको स्वास्थ्य पर, पोषण पर ध्यान देना चाहिए। कुशल कामगार ठीक है, लेकिन पोषण अगर अच्छा रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, तो वो कुशल कामगार बन सकता है ना? क्योंकि मानव पूंजी भी एक टर्म होता है, मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी एक टर्म होती है। स्वस्थ और पोषित व्यक्ति जो होता है उस पे मानव पूंजी का निर्माण करके, मानव पूंजी निर्माण करके उसे एक कुशल कामगार बनाया जा सकता है, जो कभी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, जो काम करने की क्षमता बरकरार रखेगा, काम करने की क्षमता उसकी तीव्र होगी, वगैरह वगैरह। आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है, उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बात समझे? किसी देश की आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है वहां की जनसंख्या भी नहीं,
वहां की जो स्वास्थ्य और सुपोषित जनसंख्या है उस पर निर्भर करता है कि वहां की आर्थिक समृद्धि क्या होने वाली है। बात समझे? अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए इंग्लिश वाला भी दिया गया, तो इंग्लिश वाला भैया हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि भारत में अधिकांश किसान सीमांत छोटे कृषक हैं। देखो ये वाला पैराग्राफ है, पहले इसका प्रश्न देख लेते हैं। इसमें एक ही प्रश्न इसमें भी दिया गया है। नहीं पूछेगा। हाँ ठीक है, तो सवाल है, कौन सा इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्ति युक्त तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? शुरुआत में किसान के सीमांत और छोटे होने की बात कही गई है। प्रश्न में जो दिया गया ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार का दायित्व है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। तीसरा स्टेटमेंट, किसानों के जोखिम प्रत्याक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। चौथा है, चूंकि दुष्प्रभाव को कम करना संभव नहीं है तो सरकार को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियां सामने लेकर आए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें हम पहले देखो, अभी तो हमको चारों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा नहीं, बाकी पैराग्राफ में क्या है वो देख लिया जाए। लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है, चारों में कहीं ना कहीं जलवायु से संबंधित बात चल रही है, ठीक है। चलते हैं पैराग्राफ। किसान सीमांत छोटे तो है ही, साथ ही कम शिक्षित भी हैं। संभवतः ऋण दूसरी बाध्यता के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता है। यहाँ पे अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही वाला उत्तर सही कर लेंगे ना, यही वाला हम सही करके बैठ जाएंगे। बात सही है कि नहीं? लेकिन ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी और देख लो फिर बात। इसलिए अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। यदि संभव भी होता तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इससे निपटने हेतु दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है। बात समझे? ओके। दूसरा समाधान क्या कह रहा है? एक तो ये समाधान इन्होंने बता दिया। दूसरा समाधान है कि एक सुनियोजित या नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए जरूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीति परक अनुशंसाएं लाई जाएं। सरकार की तरफ से अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण एक पूर्व शर्त है, परसेप्शन। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर कि उन्हें इसका प्रत्यक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह से देखता है। पहला स्टेटमेंट गलत था। दूसरा स्टेटमेंट, जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। पूरे पैराग्राफ में कहीं इसकी चर्चा नहीं मिली है हमको, कहीं भी पूरे पैराग्राफ में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। बात क्लियर हुई? ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट अगर देखें, किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। इसको भी छोड़े, पहले चौथा देख लें फिर। चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है, सरकारों को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियां सामने लेकर आएं। अब एक बात बताइए, दुष्प्रभाव को कम क्यों नहीं किया जा सकता? संभव क्यों नहीं भाई? डी वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। बात समझे? रही बात इसकी, किसान के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु महत्वपूर्ण है, तो ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझे? जी सर। हाँ ना? नहीं, देखो ये वाला 85, 87, 89, 91, 95, 96 को 100 से भाग देने पे शेषफल कितना बचेगा? कैसे करेंगे इसको?
देखो लास्ट वाला अंक ले लो, 5 × 7, ऐसे करो, 5 × 7 × 9 × 1 × 5 × 6, 5×7 = 35, 35 में लास्ट में कितना आया 5, फिर 5 × 9 × 1 × 5 × 6, फिर 5×9 = 45, 5×1 = 5 है ना, तो 5 × 5 × 6, 5×5 = 25, और फिर 5×5 = 30, 30 आया मतलब जीरो, जीरो आया शून्य ना, आएगा। यस लास्ट सर। में जीरो आया, तो 100 से जब इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा, शून्य बात आएगा। हो गई। सिंपल सवाल अरे लगा। सर बड़ा इजी लगा ये। लास्ट में है 2, 5 लास्ट में आया, 9 × 7 × 5 × 3 × 1 है ना, 9×7 = 63, और 3×5 = 15, 5×3 = 15, और 5×1 = 5, 5 आया ना। अब 5 को 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार कर दो भैया, कितना आ रहा है, 2×2 = 4, 2×8 = 8, 2×16 = 32, 32 आया, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, 2। इसका सही उत्तर हो गया 2, खत्म। हम जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, वह जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। कुछ ऐसा ये आपका पैराग्राफ है, शुरुआत है इसकी। अच्छा, प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। दूसरा, एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। देखो, अगर प्रौद्योगिकी का विकास होगा ना, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे सॉल्व तो होंगे, लेकिन बढ़ेंगे भी उनके साथ साथ। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमको थोड़ा अजीब भी लग रहा है, तो इसको गोला भी कर सकते हो नॉर्मल तरीके से। सी कह रहा है, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। ये थोड़ा सा लग रहा है कि कोई अधिकारी टाइप का व्यक्ति है, वो निर्णय को सोच रहा है अभी अपने मन में कि करें क्या आखिर हम। चूंकि भविष्य का प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। इसमें एक नकारात्मक भी है कि अनिश्चित बात हो रही है कि चूंकि भविष्य का प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अनिश्चित है। ठीक है, तो कभी भी किसी पैराग्राफ का उत्तर किसी नकारात्मकता में नहीं हो सकता। ठीक है, नकारात्मक स्टेटमेंट में किसी भी पैराग्राफ का उत्तर नहीं होगा। बात ये अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है ना, बात हाँ समझे। सर, क्योंकि आपने ऊपर वाला भी 2 क्वेश्चन। पैराग्राफ पढ़ते, पैराग्राफ क्या कह रहा है, जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, वो जलवायु की सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित होंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकी परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए या ज्यों के त्यों तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें। 2 ऑप्शन मिल गए आपको, या तो भैया इसको ठीक ठाक करो, नहीं तो फिर वैसे को वैसे रह जाओ। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते, वो विफल हो जाते हैं। आपका ऑप्शन ही सीधे सीधे बोल रहा है, पैराग्राफ में ही सीधे सीधे बोला गया ये बात। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चलो बताओ, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। नंबर ए। जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। तो ये वाला बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण, मतलब अपना हथियार डालने की बात है यहाँ पे, कि हम अपना हथियार डाल रहे हैं, भैया देखो हम भविष्य में कुछ करने लायक है नहीं, इससे अच्छा है कि हम इनको बंद कर दे रहे हैं भाई, अब हम बंद कर देंगे। ये करने क्या, ये करना ठीक रहेगा? नहीं, ठीक बात है। आशावादी व्यक्ति है वो, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करेगा, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। और किसी भी समस्या का सिर्फ एक समाधान नहीं होता, किसी भी समस्या के कई सारे उपाय होते हैं, बात समझे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ऐसे ही निकल जाएगा। डी वाला हमने पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये शुरुआत ही इन्होंने नकारात्मकता से कर दी थी।
बचा कौन सा आपके पास? जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आ जाए, हिम्मत की बात है, आशावादी व्यक्ति है, आशावादी प्रवृत्ति है, आशा है उसके अंदर, तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं है। हमें प्रयास तो भैया धीरे धीरे करते रहना चाहिए, बात समझे ना? जब तक सुधार नहीं आता है तब तक हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम कुछ न कुछ काम धीरे 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 करते रहेंगे। अरे पहले जलावन वाली लकड़ी बंद करवा देंगे, गैस चूल्हा दिलवा देंगे सबको, फिर बोलेंगे भैया खुले में शौच मत करो, बाथरूम बनवा देंगे हम, फिर कहेंगे सीएनजी वाली, फिर डीजल वाली गाड़ी बंद करवाओ, अभी सीएनजी स्टार्ट करवाओ, फिर बोलेंगे पेट्रोल वाली बंद करवाओ, सीएनजी स्टार्ट करवाओ, फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्ट करवाओ, अब धीरे धीरे देखो काम चलाओ, जल्दी जल्दी करो। इधर भी काम चल रहा है, सौर ऊर्जा लगवा रहे हैं, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण करवा ही रही है सरकार, धीरे धीरे काम चल रहा है ना भाई। सरकार ने बोला है कि 2030 में हम इतना करेंगे, फिर उसके बाद 40 में हम ये वाला काम कर लेंगे, फिर 2050 में ये वाला काम होगा, फिर 2070 में जाके हम क्या करेंगे, नेट जीरो वाला काम स्टार्ट कर देंगे, नेट जीरो प्राप्त कर लेंगे। सरकार ने यही बोला है ना, उसने एक सरकार ने बोला नहीं कि हम 2030 में ही खत्म कर रहे हैं, नेट जीरो 2030 में ही प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा सरकार ने नहीं बोला है। एकाएक काम नहीं हो सकता है, इस समस्या से एकाएक नहीं निपटा जा सकता है, बात समझे कि नहीं? 9 को 99 बार लेकर कोई संख्या n बनाई जाती है, n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये सवाल कितना सरल है पता है ना? कैसे लगेगा? 9 गुणे 99 बटा कर दो 13, 9 इससे मल्टीप्लाई करो, 81 9 9 81 8, 81 8 कितना होता है? 89। 81 8 89। 89। अब 13 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 13 13 छः 78, 13 छः 78, 78 10 88 11, 13 8 104 है ना? 7 आया, ऑप्शन सही हो गया सी, यही होगा ना, है ना भैया? यस सर, जी सर। यस सर। पता नहीं सही होगा, हो गया बात खत्म। लो इतना सिंपल सिंपल सवाल है। ये वाला देखें, ये वाला हम नहीं लगाए, ये भी हमको नहीं समझ में आएगा। जीरो को चुर लिखा जा रहा है, ZEROCHUR, इसमें 3 3 का अंतर है, +3, जी जी। सब जगह +3 है, इसको +3 कर दो, कितना हो जाएगा? PQRS MNO BCD ZAB FGH ST, एक मिनट, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। लास्ट का सर। हाँ बात समझे, डी इसका सही हो गया। अब और कौन सा सवाल? ऐसे देखो सवाल वाल बहुत कठिन नहीं होते, ये वाला सवाल देखो, ये देखो कितना सरल लग रहा है। अब देखो इसमें 2 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, एक तो इन सबका प्लस कितना हो रहा है। अगर मान लीजिए सबका प्लस होता है कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब जो कट जाए वही होता है ना धनात्मक, पूर्णांक संख्या, सम संख्या मतलब बन रही है सबकी, अगर सबका जोड़ अगर कोई सम संख्या बन रही है तब तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला तरीका हमारा गड़बड़ हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या होगा, 17 10 ऐसे करके, 17 20 37 37 10 47 47 50, ये गड़बड़ा गया, इसको हटा दो। 31 10 41 41 12 53 और 53 14 67, लगातार 2 अंक बढ़ते जा रहे हैं इनके बाद, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बात समझे? बी सर वाला क्वेश्चन नंबर 38 में सेकंड, सी हाँ और सर। डी समान आयु के हैं तो सी डी पहले हो जाएंगे, डी एफ से बड़ा है तो ऐसे हो गया, एफ जो है ए से बड़ा है ये लिखा हुआ है तो ये यहाँ हो गया, ए यहाँ आ जाएगा, बचा कौन सा? ए
अभी बी बचा हुआ है मेरे ख्याल से ना। ए जो है ना वो बी से बड़ा है, बी उसके बाद आ जाएगा। ये हो गया, हम्म। ये आपका क्रम हो जाएगा। अब सबसे बड़ा इसमें सी और डी होगा, तो भैया पांचों ऑप्शन के यूज करेंगे तभी ना बनेगा हमारा सही उत्तर। ठीक है सर। ठीक है, ये वाला सवाल ऐसे हो गया। अब देखो और कौन सा सवाल है, परिच्छेद वाला। 2 की घात 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस जी सर। 4 का हम वर्गमूल बना देंगे 2 से। 2 का घात 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा? 2 दुआई 4 दुआई 8 दुआई 16। 16। 16 हुआ। हम अब 6 इसका लास्ट है, इसका ये 6 तो है ही है। बात समझे? एक। अरे 6 ऋण 6 1 होता है। अच्छा, 6 में से 6 माइनस करें, 0। अब देखो, अब देखना, ए बी सी डी, डी आ गया यहाँ पे। फिर से देखो, यहां पर देखना, ए के बाद बी बी हो गया है, बी बी यहां पे हुआ ना। यहां पर अभी सी के बाद या तो ए रखना पड़ेगा या तो सी रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हमने लिखा ए बी सी, यहां पे लिख दिया डी। ठीक है, फिर यहां पे कहीं भी डी डी डबल नहीं दिख रहा अभी, तो डी डी हम यहीं पे कर देते बराबर से, एक साथ डी डी रख देते भाई, 2 डी डी एक साथ हो गया। अब देखो ए बी सी यहां पे फिर है, इसमें डी डी ए सी है, ये वाला सी यहां रख दो। सी सी भी 2 बार आ गया, बात समझे? डी डी भी हो गया, सी सी भी हो गया, डी ए बी बी यहाँ है ही है, सी डी है। अब ए 2 बार नहीं आया अभी, ए यहां रख दो। बात समझे? बात समझे? तो क्या हो जाएगा? यस सर, डी ऑप्शन ए। राइट। एक मिनट लगेगा। कह रहा है ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्या है। कोई भी संख्या हो सकती भाई, है ना? सम हो सकती है, विषम हो सकती है, प्राकृत हो सकती है। बात समझे? तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ऐसे रख दिए, ए बी सी डी। क्या कर दिया? 1 2 3 4 ऐसे हमने कर दिया। बात समझे? 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं e बराबर 0 है, f बराबर 8 है, तो हम क्या करेंगे? अब इनका ये कह रहा है ए बी को सी डी से गुणा करेंगे तो 3 अंक की संख्या डी ई एफ इनको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? अब देखो, ए बी गुणे सी डी, ए बी गुणे सी डी, तो 12 गुणे 34 कर दो, कितना हो जाएगा? 12 चौका 48 और 12 तिया 36 4 40। देखो डी आपका 4 है ना यहाँ पे, तो डी आपका 4 ही हो गया। ई बराबर 0 है तो पहले दिया हुआ एफ बराबर 8 आ गया। बात क्लियर हुई यहां तक? बात तो यहां तक क्लियर हुई? ठीक है। हाँ सर। अब कह रहे हैं कि डी ई एफ को किसी 3 अंक की संख्या जी एच आई से में जोड़ा जाएगा तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अरे भैया नहीं प्राप्त हो पा रहा तो कुछ मत करो ना, 975 को 408 से माइनस कर दो, बात खत्म हो जाए। 15 में से 8 गया 7, 6 और 9 में से 4 गया 5, 567 आ गया अभी। बात समझे? अब ये कह रहे हैं a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा? ये समझे? ABC। इस तरीके से ये सवाल भी सॉल्व हो गया आपका, बहुत सरल तरीके से। ठीक है, ऐसे लिखा गया, इसको उल्टा लिख देना है। फिर पूछ रहा है कि इसमें कितनी ऐसी संख्या, कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनका स्थान बदल जाएगा। कितने अक्षर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 अक्षर हैं। बात समझे? है ना?
अब हम लिखेंगे 21 तक। ऐसे हम लिख दें, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लिख दिया हमने। 10 अंक इधर ले लो, 10 अंक इधर ले लो, यही हुआ। सॉरी, यहां से 11 नंबर एक ऐसा है जो आपने अपने स्थान पर बरकरार है। अभी 11 नंबर अकेला है कि वहीं पे वो रहेगा बेचारा। 10 इधर, 10 इधर, एक ये, 10 10 20 एक 21 है ना। बात समझे? जी सर। यस सर। अब देखो 11 नंबर नहीं बदल रहा है तो 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर दिया गया है? सर 1 एच। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मतलब एन। एन है। 11वें नंबर पर यन है, यही नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएंगे। 21 वाला पहले पे आ जाएगा, 20 वाला दूसरे पे आ जाएगा, 19 वाला तीसरे पे आ जाएगा, 18 नंबर चौथे पे आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा सब। 11 नंबर अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो मतलब एक की स्थिति अपरिवर्तनीय होगी। बात क्लियर हो गई? यस सर।